बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आज का लेक्चर बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइंस के जो मॉडल हैं, एक पाई मॉडल है, एक टी मॉडल है। तो एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, एक आपके पास एग्जैक्ट ट्रांसमिशन लाइन है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। ये आपका रिवीजन है एपीटी वीक 11, जो अभी रिसेंट वीक आपका गुजरा है। तो उसमें जो दो क्लासेस आपकी हुई हैं, टोटल तीन क्लासेस जो हुई हैं पीटी की, तो उनका कंबाइंड रिवीजन है मिस। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूँ और ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं नहीं हो। तो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास जो टावर है उसकी डायमेंशंस अगर हमें पता हो, तो हम उसकी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने किए भी है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब उनको कंबाइनली हम देखने वाले हैं कि अगर मुझे कोई ट्रांसमिशन मॉडल डिज़ाइन करना है तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। यानी आप फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मुझे एक रिसीविंग साइड, मुझे एक लोड पता है, एक रेटेड लोड मुझे पता है, और मुझे मालूम करना है कि मैं क्या सोर्स रखूँ कि वो रेटेड के हिसाब से फिट हो। ठीक है, यानी मैं अगर मुझे कोई लोड 50 मेगावाट का कोई लोड में चलाना है तो मुझे क्या पीएमटी डिज़ाइन करनी होगी। तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 में। यानी करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशनशिप हो ट्रांसमिशन लाइन में, कि आपका जो आउटपुट है, डिज़ायर आउटपुट है, वो अचीव हो जाए। सही है, तो उसमें कुछ जनरल बातें कि रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज में आपके पास शंट ब्रांच जो होती है, यूजुअली आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस की ब्रांच होती है। कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई। हाँ, ट्रांसमिशन लाइन मॉडल्स में अगर हम देखें तो आपके पास, जैसे मैंने बताया कि आपके पास दो टाइप्स के मॉडल होंगे, या तो वो अप्रॉक्सीमेट होगा या वो एग्जैक्ट जो ट्रांसमिशन लाइन जिसमें जितने पैरामीटर्स कवर हो रहे हैं, इसको हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं। तो वो मॉडल आपके पास होगा। या तो वो अप्रॉक्सीमेट होगा। अप्रॉक्सीमेट में होता है कि हम ना जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, उनको लंप कर लेते हैं। ठीक है, यानी एक एग्जैक्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ, हम क्या करते हैं, इसमें जितने आपके पास कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं, उन सबको हम उनका एवरेज ले लेते हैं, समझ लें, उनका अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। अब इसी अप्रॉक्सीमेट की दो सब टाइप्स हैं, एक तो शॉर्ट है, एक मीडियम। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होता है कि फिर आप कोशिश करते हैं कि कम से कम आपका नेटवर्क हो और उसमें जनरलाइज चीज़ें हों। और यूजुअली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ना हम जो वो पैरामीटर्स जिनका इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है ना, उनको हम रिमूव कर देते हैं। सही है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है अपनी एग्जैक्ट ट्रांसमिशन लाइन को ही। ठीक है, और इसमें दो चीज़ें आती हैं आपके पास, यानी दो मॉडल्स आते हैं, एक तो पाई मॉडल आता है, एक टी मॉडल आता है। सही, तो दोनों हम देखेंगे, हमने दोनों पढ़े भी हैं इससे पहले, तो हमको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इस बार। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब जैसे मैंने बताया, इसमें हम चीज़ों को ना निगलेक्ट कर रहे होते हैं, इनको रिमूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैपेसिटेंस का इफेक्ट बहुत कम होता है, जिसकी वजह रिएक्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चार्जिंग करंट एज अ रिजल्ट कम होने की वजह से हम क्या करते हैं कि कैपेसिटेंस जो होती है ना, जो शंट ब्रांच होती है, उसको रिमूव कर देते हैं इस मॉडल में। ठीक है, लेकिन अब ये उसी जगह पे यूज होगी जहां पर लेंथ कम होगी। यानी फॉर एग्जांपल, ट्रांसमिशन अगर 80 किलोमीटर के अराउंड है या 50 माइल, तो वहां हम ये मॉडल हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो गई, मतलब लेंथ ज़्यादा होगी आपके पास, ये फॉर एग्जांपल आपके पास 240 किलोमीटर हो गई, या 150 माइल भी कर सकते हैं, तो फिर ये मॉडल आपका सही सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देगा। सही, तो अब इसमें जो यूजी मॉडल जो आपका यूज होता है, वो पाई मॉडल यूज होता है बेसिकली, जिसमें जिसमें जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट होता है वो निगलेक्ट हो जाता है। तो एक सीरीज सर्किट बन जाता है आपको, एक सोर्स होती है, एक सेंडिंग साइड होती है, एक रिसीविंग साइड होती है। ठीक है, एक सीरीज सर्किट बन जाता है, आसान सा सर्किट बन जाता है, इसको सॉल्व करना आसान होता है। लेकिन इसके जो रिजल्ट होंगे वो आपके अप्रॉक्सीमेट होंगे, वो एग्जैक्ट नहीं होंगे, तो एरर के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो जितने एरर के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, वो चीज़ होगी तो आसान, लेकिन उसमें क्या कहते हैं कि आपकी वैल्यूज एक्यूरेट नहीं होंगी, एरर होगा। ठीक है, अगर हम इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करेंगे, फिर आपके पास वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। यानी अगर आप पीएमटी डिज़ाइन कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो अगर आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल को यूज़ करते हुए वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहे हैं एट दी सेंडिंग साइड, तो फिर हो सकता है कि आपके पास
वो सही से आउटपुट ना दे आपको अकॉर्डिंग टू रिसीविंग, यानी जो रिसीविंग साइड है लोड, जो आपका रेटेड लोड है उस हिसाब से आपके आउटपुट नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रखना होता है। तभी यहाँ पर ये कैटेगराइज हुआ है कि 80 किलोमीटर से लेस देन वाली जो लाइन्स होंगी, 10 किलोमीटर हो गया इसमें या 70 किलोमीटर हो गया, वहाँ पर ये आप मॉडल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 80 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया फिर आपको मीडियम या एग्जैक्ट जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है वो यूज़ करनी पड़ती है। अब मैंने आपको बताया था मीडियम में दो चीज़ें आती हैं आपके पास, एक तो आपके पास आता है पाई मॉडल, दूसरा टी मॉडल आता है। सही, तो इसमें हाँ यूजुअली पाई मॉडल में क्या होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस होती है वो लंप हुई हुई होती है। सही है, तो इसके कंपैरिजन में अगर टी मॉडल हम देखें तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। एक तो ये होता है कि इसमें आपके पास जो एनालिसिस होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है, ये लिखा भी है फॉर एग्जाम्पल थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ें, ये बेटर प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस। ठीक है, जिससे आप लोड फ्लो या फॉल्ट फ्लो एनालिसिस आराम से कर सकते हो। ठीक है, यानी एक पावर फ्लो जो आपका एक ट्रांसमिशन लाइन से हो रहा होता है उसको आप इस टी मॉडल से ज़्यादा अच्छा आइडेंटिफाई कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। सही, दूसरा इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि आपके पास जो वोल्टेज रेगुलेशन और जो फेज शिफ्ट जो होता है आपके पास, उसकी एक्यूरेसी टी मॉडल में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाई। और दूसरी बात ये इसकी इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी आसान होती है। ठीक है, तो और हाँ दूसरा एक एडवांटेज ये भी है कि ये इस तरह डिवाइड करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को कि आपके पास जो एग्जैक्ट रिजल्ट होते हैं वो आ रहे होते हैं, यानी ऑलमोस्ट आपको ये एग्जैक्ट जैसा ही रिजल्ट देता है। यानी जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है इसमें हम एग्जैक्ट मेथड अप्लाई करते हैं बेसिकली मॉडलिंग के लिए, तो ये टी मॉडल अगर हम यूज़ करेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो आपके पास जो वो है एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन फेस एंगल शिफ्ट अलोंग द लाइन। तो अब जहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास क्रूशियल होगी, इंपॉर्टेंट होगी एनालिसिस के लिए, वहाँ ये टी मॉडल आपका प्रेफरेबल होगा और एज कम्पेयर टू पाई। ठीक है, तो ये जनरलाइज चीज़ें हैं, आप बुक्स में भी पढ़ सकते हैं और मैंने तो समरी बनाने की कोशिश की है क्लास की, तो इसको डिटेल में पढ़ा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखें तो फ़िलहाल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें ना पता हो उससे पहले। पाई मॉडल टी मॉडल हमने बहुत दफ़ा देखे हैं और यूज़ भी किए हैं, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, तो थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वहाँ यूज़ होगी जो जैसे पता है जिसकी लेंथ 240 किलोमीटर से एक्सीड कर जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है और 500 किलोमीटर की, तो फिर वहाँ आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज़ नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है, फिर तो एरर बढ़ जाएंगे आपके पास, क्योंकि आप कितनी वैल्यूज़ को आपस में लम्प करोगे, जितनी लम्प करते चले जाओगे तो जैसे बात है आप, और जितनी कैपेसिटी है उसकी निगलेक्ट करते चले जाओगे तो फिर आपके पास जो वो है आंसर जो है वो आपके सही नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरह आप अगर आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करोगे और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज़ करोगे तो उसमें अगर आप टी मॉडल भी यूज़ करोगे लेकिन आपकी लेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पर भी एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्रेफरेबल होता है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम एग्जैक्ट मेथड यूज़ करें। एग्जैक्ट मेथड में होता है जितनी ट्रांसमिशन लाइन्स होती है ना, जैसे ये है, उनमें जितनी आपके पास वो आ रही होती है, कहते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, शंट ब्रांच, उन सबको हम लेते हैं। ठीक है, यानी किसी को, यानी जितनी आपके पास रिएक्टेंस जो हर सेंटीमीटर लाइन की जो होती है ना, ठीक है, वो आपके पास उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होती है, तो उसको आप कंसीडर करते हो, उसको आप सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है और मैं कहूँ सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है। लॉन्ग तो है, मतलब डिटेल्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस होंगे एक्यूरेसी के वो इसमें होंगे। ठीक है, अच्छा, अब अच्छा इसमें ये भी चीज़ है कि अगर आप देखें, आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, लम्प्स कर रहे हैं वैल्यूज़ को, लेकिन अगर आप लम्प कितना करेंगे, जैसे बताए वो वैल्यू एक पॉइंट पे आके डिटेरियोरेट हो जाएगी आपके पास, जैसे बताए आप कुछ वैल्यू आप मिस कर रहे होंगे, कुछ आप एवरेज ले रहे होंगे, तो उससे आंसर आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तभी प्रेफरेबल होता है कि आप शॉर्ट लेंथ के लिए भी ना एग्जैक्ट मेथड ही यूज़ करो। सही है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट मेथड ऐसा मेथड है ये हर लेंथ पे एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर से लेस देन है तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, आपके आंसर एक्यूरेट आएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो तो हमारी आसानी के लिए जो बनाया गया मेथड, पाई मॉडल, टी मॉडल और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल, ये हम सब पढ़ेंगे।
ठीक है, लेकिन इन सब में जो बेस्ट है वो आपके पास यही है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। ठीक है, जिस तरह आपने इंडक्टर्स में भी दो मेथड देखे थे, एग्जैक्ट और मॉडिफाइड, तो सबसे ज़्यादा जो आंसर हमारे सही आते थे वो एग्जैक्ट नहीं आते थे। मॉडिफाइड में तो हम कंडक्टर्स को आपस में हम देखते थे, अगर उनकी स्पेसिंग सेम है तो हम इसको पूरा एक कंडक्टर मान लिया करते थे, और फिर इस पर इसको एक कंसिडर करते हुए हम क्या उसकी जबकि जब हम एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करते थे उसमें जो बीच में स्पेसिंग होती थी इसको भी हम ऐड करते थे। ठीक है, तो यही वजह है कि हम ना जब मॉडिफाइड यूज़ करते हैं मेथड तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, या इनका एवरेज ले रहे होते हैं, या अप्रॉक्सीमेट ले रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल है, अभी हम सब अच्छा इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट बता देता हूँ मैं। इनपुट पोर्ट ये है कि आपने कोई इनपुट दिया किसी एक पॉइंट पे, और वो आउटपुट पे आया और आपका आउटपुट कहीं यूज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट का मतलब ये है कि मैंने यहाँ इनपुट दिया इस सेंडिंग साइड पे, और ये अपेयर हो गया आउटपुट पे। ठीक है, अभी ये आउटपुट आगे फर्दर कहीं यूज हो सकता है, तो ये कहलाएगा आउटपुट पोर्ट, और ये फिर आउटपुट एज अ इनपुट यूज हो किसी और पोर्ट के लिए, मतलब किसी और डिवाइस के लिए, या कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, या कोई भी आपके पास लेट्स सपोज कोई ट्रांसफार्मर है, पीएमटी है, तो वहां पर जब ये सप्लाई जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास ये आउटपुट पोर्ट यूज हो जाएगा, तो उस वक्त आपके पास सिर्फ एक ही पोर्ट होगा। लेट्स सपोज के एग्जांपल में बताता हूँ, ये मॉडल है आपके पास। अब इसमें इनपुट पोर्ट ये है, लेकिन इसमें अच्छा इसमें नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं, ये एक सवाल हो सकता है। ये इसमें नंबर ऑफ पोर्ट एक ही है जो कि इनपुट पोर्ट है, जो सप्लाई दे रहा है लोड को। अगर ये लोड फर्दर कहीं एक्सटेंड होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई लोड नहीं लगा हुआ, यहाँ कोई सप्लाई है लेट्स सपोज, तो जो आपने इनपुट दिया वो आउटपुट पे आएगा, तो इसको बोलते हैं इसके दो पोर्ट हैं, इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी सप्लाई है 220 की, मैंने बटन ऑन किया, इनपुट पोर्ट है ये, इनपुट गई लोड के अंदर, तो मेरे पास टोटल नंबर पोर्ट्स एक ही होंगे। क्यों एक होंगे? क्योंकि मेरा अब लोड कनेक्ट हुआ है दूसरी साइड, तो मेरी सप्लाई जा रही है लोड पे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि मेरी इनपुट है और वो आउटपुट जा रही है, और मैंने कहीं आउटपुट कनेक्ट नहीं किया हुआ, सही है, वो आउटपुट फर्दर किसी को इनपुट सप्लाई कर रही है। ठीक है, सही है, इस तरह समझें इसको। यानी फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर है, अब ट्रांसफार्मर को समझें, ट्रांसफार्मर के कितने पोर्ट्स होंगे, इसके दो पोर्ट्स होंगे। क्यों? ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक इनपुट वाइंडिंग यानी प्राइमरी वाइंडिंग की सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसको समझें किस तरह दो पोर्ट्स होते हैं। इनपुट से सप्लाई फ्लक्स जनरेट हुआ, ईएमएफ आई, जो कि ट्रांसफर हुई फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपकी पावर जा रही है, तो इसको बोलते हैं इनपुट से आई और आउटपुट की तरफ जा रही है। तो दो पोर्ट्स हो गए इसके, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। ठीक है, अब अगर मैं सेकेंडरी साइड पर लोड लगा देता हूँ तो उसके कितने पोर्ट्स हो जाएंगे? एक ही पोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनपुट जा रहा है और आउटपुट पे आपका लोड यूज हो रहा है। क्लोज पाथ होगी आपका। ये बात समझ आई? ठीक है, तो वैसे इंपॉर्टेंट बात तो नहीं थी, जैसे हमने बताई थी तो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, अब यहाँ पे इनपुट आ रहा है आपके पास और आउटपुट फर्दर कंटिन्यू हो रहा है, यानी आउटपुट पे सप्लाई आ रही है। अब वो सप्लाई अगर यूज हो जाए, लोड लग जाए, तो आपके पास नंबर ऑफ पोर्ट्स एक हो जाएंगे, यानी एक इनपुट पोर्ट ही रहेगा। अभी फिलहाल दो पोर्ट इसमें नहीं, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन कंटिन्यू है, इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन है, आगे कंटिन्यू हो सकती है। तो सप्लाई आ रही है और वो आउटपुट पे जा रही है। ठीक है, अच्छा अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा आई एस इज आई आर। अच्छा, इसको करने के लिए कुछ भी नहीं किया हमने, फिलहाल ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल है। इसमें देखिए हमने कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, सही है। वी एस आपका सेंडिंग वोल्टेज है, वी आर आपका रिसीविंग वोल्टेज है, आई एस आपका क्या है? सेंडिंग करंट और रिसीविंग करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको याद रख लें। तो अब केवीएल अप्लाई किया हमने, ठीक है, तो ये केवीएल सिंपल हमने अप्लाई कर दिया, आई एस आर प्लस आई एस जे एक्सएल, या आई एस जेड भी कह सकते थे उसको हम। ठीक है, ये आपने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर सीरीज सर्किट है, तो आई एस में कह सकता हूँ आई आर के बराबर है। जो करंट यहाँ आ रहा होगा वो करंट आपका लोड पे भी जा रहा होगा, जो करंट सेंडिंग साइड पे वो करंट रिसीविंग साइड पे भी है, तो आई एस इक्वल टू आई आर हो गया। ये आई आर मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? एक इक्वेशन मेरे पास आ गई वोल्टेज की, क्या आई? वी एस इक्वल टू आई आर जेड प्लस वी आर, और एक इक्वेशन मुझे आई एस की मिल गई है आई आर। अब ये इक्वेशन मैंने निकाली क्यों है? असल में ना हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें आउटपुट जो हमारा डिजायर्ड लोड है उसके हिसाब से हमें सप्लाई को डिज़ाइन करना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने मिसाल दी थी कि मुझे अगर लेट सपोज
20 मेगावाट का कोई लोड चला, तो एग्जांपल्स जो सर ने करवाई इसमें 20 मेगावाट ही पावर गिवन है लोड की ना, तो 20 मेगावाट का मुझे कोई लोड ऑपरेट करना है, तो मैं सप्लाई रखूंगा इसके हिसाब से कि वो रेटेड लोड के हिसाब से फिट हो, और उस पर यानी मैं क्या इनपुट सप्लाई दूं कि मेरा आउटपुट उस पर ऑपरेट हो जाए, तो वो डिज़ाइन आपको करना है। यानी इसका चैप्टर का जो क्रक्स है वो यही है कि आपको रिसीविंग साइड वोल्टेजेस पता होंगे, यानी रिसीविंग साइड का डेटा पता होगा, आपको इनपुट सेंडिंग या सेंडिंग साइड का डेटा मालूम करना होगा। ये चैप्टर 6 का ये समझने के ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है कुछ पैरामीटर्स की, इन्वॉल्व होती है। इसको हम बोलते हैं 4 पैरामीटर होते हैं आपके, ए बी सी और डी। ये पैरामीटर आप इसलिए फाइंड आउट करते हो ताकि आप रिसीविंग साइड और सेंडिंग साइड को रिलेट कर सको आपस में। जैसे कि मैं इन पैरामीटर्स को फाइंड करके ये मालूम कर सकता हूँ कि मुझे क्या सेंडिंग साइड पे वोल्टेज रखना होगा कि रिसीविंग साइड मेरा ये मतलब मुझे क्या सेंडिंग यानी या क्या इनपुट देना होगा कि मेरा आउटपुट जो है वो अचीव हो जाए, ठीक है, या मेरा रेटेड लोड ऑपरेट हो जाए। सही। तो वो दोनों की आपस में जो कनेक्शन होते हैं वो इन 4 पैरामीटर्स के थ्रू होते हैं, ये समझ लें, ये इंटरलिंक है। सही है, ये रिलेट करता है सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड को आपस में, ठीक है। तो ये अननोन पैरामीटर अभी कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहले सेंडिंग, देखिए हम मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, वो हम अपनी सेंडिंग साइड की तरफ से कर रहे हैं। रिसीविंग साइड को हमें हमेशा पता होता है कि लोड कितना चलाना है, आपको पता है कि घर में कितना लोड है। अब हमारा ये काम है एज इंजीनियर, हम पीएमटी ऐसी डिजाइन करें कि आपका लोड सही से ऑपरेट हो उस पर, ठीक है, उस रेटेड वैल्यू के हिसाब से हो, यानी जो रेटेड लोड है आपके घर का चल रहा है उस हिसाब से हो पीएमटी। ये हमारा काम होता है। आपको हमेशा रिसीविंग साइड तो हमेशा पता ही होती है कि कितने आपको रिक्वायर, कितने लोड्स हैं, आपको कितने वोल्टेज आपको एक्वायर करने हैं, ठीक है, ये हमें पता होता है। तो वही अब यहाँ पर जो इक्वेशंस क्या बता रही हैं कि अगर आपको सेंडिंग वोल्टेज मालूम करना है तो आपको अगर इस रिसीविंग साइड के साथ इसको रिलेट करवाना है, यानी क्या है रिसीविंग वोल्टेज है और रिसीविंग करंट है, तो आपको ये अननोन पैरामीटर पता होने चाहिए, ए और बी। और अगर आप करंट आपको मालूम करना है, सेंडिंग करंट कितना होना चाहिए क्या, ताकि वो रिलेट हो जाए अपने आउटपुट के साथ या रिसीविंग साइड वोल्टेज के या करंट के साथ, तो फिर आपको सी और डी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने जो अभी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल किया, अगर हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल करेंगे तो इसमें हमें क्या आउटपुट मिल रहा है एबीसीडी का, तो हम देखें अगर, तो यहाँ पर आपके पास वोल्टेज का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब ए तो आपका 0 है, और बी क्या है, करंट क्या है 1, यानी 0 1 मुझे पता चल गया, यानी 1 मेरा डी है, डी की वैल्यू 1 है, और सी मेरा क्या है 0 है। और अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, सेंडिंग वोल्टेज की, तो वी आर यानी ये मेरा क्या है ए 1 है और बी क्या है जेड, तो एक मैट्रिक्स मुझे मिल गया, ठीक है। यानी अब देखिए ये, अब यहाँ मैट्रिक्स से आपको बात समझ आ जाएगी कि अगर मुझे रिसीविंग साइड के रिस्पेक्ट से सेंडिंग साइड मालूम करनी है तो ये मैट्रिक्स मुझे पता होना चाहिए, इस मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये मुझे पता होंगे तो मैं मालूम कर सकता हूँ कि कितना मुझे वोल्टेज रिक्वायर होगा इस रिसीविंग साइड के लोड को चलाने के लिए, ठीक है, या रिलेट करने के लिए, सही। तो अब क्या फाइंड आउट हुआ, ये मैंने आपको बताया वी एस क्या है, वी आर की वैल्यू क्या है 1, यानी ए 1 है तो ए 1 हो गया, आई आर जेड, तो बी क्या है जेड, बी जेड हो गया, ए बी, सी क्या है 0 क्योंकि वी आर की कोई भी टर्म आई एस में नहीं है, और डी क्या है 1, ठीक है। नोट करें, मैंने ये नोट किया, मतलब इसके आगे जितने मॉडल आएंगे, पाई मॉडल, टी मॉडल, उस सब में जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होगा, ये वेरिफिकेशन होगी कि आपने डेरिवेशन सही किया, तो डायगोनल एलिमेंट क्या है सेम, ये चेंज होंगे ऑब्वियसली बात, ठीक है। यानी अब मैं जितना भी मतलब कोई भी मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन मॉडल हो, यानी कोई भी मेरे पास पैरामीटर हो, मैं इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल को यूज करते हुए और इनपुट को रिलेट कर सकता हूँ आउटपुट के साथ, सिर्फ इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए, यानी इस पैरामीटर को यूज करते हुए मैं अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल यूज कर रहा हूँ तो मैं आउटपुट के हिसाब से इनपुट मालूम कर सकता हूँ, सही, ठीक है। या सेंडिंग एंड या
सेंडिंग एंड वोल्टेज या सेंडिंग एंड करंट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आगे डिटेल में सब बता दिया, वैसे यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ भी है, खुद मैंने नोट्स बनाए। एबीसीडी पैरामीटर डिपेंड्स अपॉन इम्पीडेंस, ठीक है, यानी इम्पीडेंस, और ये बेस करता है कि पाई और टी मॉडल पे। ठीक है, यूजुअली आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है वो पाई मॉडल ही होते हैं, इसमें आप क्या कर रहे हो, तो कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर रहे हो तो बेसिकली। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है पाई और टी मॉडल पे, और दूसरा ये इम्पीडेंसेस में डिपेंड कर रहा है बेसिकली। ठीक है, आगे जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपके पास जो इम्पिडेंसेस गिवन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही होती हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन में। सही है, कि आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि अभी पता चल रहा है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल है, इसमें आप देखें तो ये आपके पैरामीटर्स लंप हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब आप पाई और टी मॉडल में जाएंगे तो पाई मॉडल में क्या होता है कि आपके पास जो एडमिटेंस है वो हाफ हो रही होती है, और जबकि टी मॉडल में क्या होता है, इम्पीडेंस हाफ हो रही होती है, आपके पास एडमिटेंस पूरी, मतलब जिस तरह आपके एक ही एडमिटेंस शंट ब्रांच में आ रही होती है, जबकि पाई मॉडल में आपके एडमिटेंस हाफ हो रही होती है, और जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो पूरी सीरीज में आ रही होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी डिटेल इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, ये मैंने बता दिया, कैन रिलेट द सेंडिंग सेट वोल्टेज विद रिसीविंग सेट वोल्टेज विच विल हैव टू डिटरमाइन द ट्रांसमिट लाइन। हाँ, इससे फ़ायदा क्या होगा, अब मुझे आउटपुट यानी मुझे सेंडिंग साइड वोल्टेज और करंट पता चल गया, तो इससे मैं एफिशिएंसी मालूम कर सकता हूँ उस ट्रांसमिशन लाइन की, कितना एफिशिएंट है, कितना इनपुट पावर के हिसाब से यानी सेंडिंग पावर के हिसाब से रिसीविंग पावर आपके पास आ रही है, क्या वोल्टेज रेगुलेशन हैं आपके पास, क्या पावर फैक्टर है, ये सब चीज़ें मैं मालूम कर सकता हूँ। पावर लॉसेस हो गए, या कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर की टाइप कौन सी यूज हुई है, ये सब मैं चीज़ें डिटरमाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये है एक पैरामीटर है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ए मालूम करना है तो मुझे ऑब्वियसली बात है आई आर को जीरो रखना होगा, तो मुझे ए पता चल जाएगा। बी मालूम करना है, ए को जीरो रखूंगा तो बी पता चल जाएगा। डी मालूम करना है, सी को जीरो रखूंगा, सी मालूम करना है, डी को जीरो रखूंगा। ठीक है, तो इस तरह अननोन पैरामीटर मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये इम्पेडेंस पे क्यों डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब आप आगे फर्दर देखें तो ये इनमें इम्पेडेंसेस आ रही हैं, तो ये जो आपके पास अननोन पैरामीटर्स जो हैं ये इम्पेडेंस और एडमिटेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज ही हैं ये, मतलब ये वैल्यूज ही अरेंज हुई हैं आपस में। ठीक है, जो कि रिलेट कर रही होंगी सेंडिंग और रिसीविंग साइड को। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए आप लोगों को, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है। सही है, ये कुछ बेसिक चीज़ें, फेजर डायग्राम्स, कि अगर आपके पास लैगिंग वोल्टेज है, ओ सॉरी, लैगिंग अगर आपके पास करंट है, वोल्टेज बोल दिया, तो क्या हम वोल्टेज को रेफरेंस के तौर पे ले रहे होते हैं, तो आपके पास क्या होगा कि वी एस ज़्यादा होगा। ठीक है, सही है। लीडिंग के केस में अगर आप देखें तो लीडिंग के केस में आपके पास क्या है, वी एस एज कंपेयर टू लैग कम है। ठीक है, और यूनिटी के केस में क्या है, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात थी, अच्छा एक बात मुझे इम्पोर्टेंट यहाँ मेंशन करनी चाहिए थी, ये असल में ना ये मैंने मेंशन नहीं किया, ये आपका वी आर है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात थी, ये मैंने मिस कर दी, इसको मुझे मेंशन करना चाहिए था। सही, मैं वही देख रहा था कि लेबलिंग सही नहीं हुई हुई। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था जो यहाँ मिस हो गया मुझसे, कि अगर मैं लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं रिसीविंग साइड वोल्टेज फिक्स रख दिया, मैंने फिक्स कर दिया कि वो चेंज नहीं हो रहे, तो सेंडिंग साइड वोल्टेज अकॉर्डिंग टू दीज थ्री फेजर डायग्राम सबसे ज्यादा सेंडिंग साइड वोल्टेज कहाँ पर होगा, सबसे ज्यादा सेंडिंग साइड वोल्टेज आपका लैगिंग के केस में होगा। ठीक है, अगर मैं वी आर फिक्स कर देता हूँ, उससे कम लीडिंग में होगा और सबसे कम यूनिटी में होगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, अगर मैं सेंडिंग साइड वोल्टेज फिक्स रख देता हूं तो रिसीविंग साइड सबसे ज्यादा मेरे पास कहां पर होगा, लीड में होगा, और सबसे कम कहां पर होगा, लैग में होगा। ठीक है, उससे कम यूनिटी में होगा और सबसे कम कहां होगा, लैग में होगा।
तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैं ये नोट्स में ये चेक कर रहा था कि मैंने यहाँ पर वी आर मैंशन नहीं किया। सही, तो यहाँ पर वी आर है, ये तीनों जगह ना, यहाँ पर वी आर लगा देगा। ये वी आर इन फेस है आई आर आर, ठीक है। और ये जो वेक्टर है ये इसका मतलब इसका कॉम्पोनेंट है आई आर जे एक्सएल, यानी इसको इस आई आर को मैंने कॉम्पोनेंट से ब्रेक किया हुआ है आई आर आर में और आई आर जे एक्सएल में, और ये इसका रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट क्या है आपके पास? सेंडिंग एंड वोल्टेज। ये आपका क्या है? रिसीविंग एंड वोल्टेज यहाँ पर, क्योंकि रेफरेंस हम रिसीविंग एंड वोल्टेज को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो कि बतानी बहुत ज़रूरी थी, सही। अच्छा, अब ये वीक 11 पे आ जाते हैं, काफ़ी टाइम ले लिया हमने इसको। अब आपके पास न्यूमेरिकल बेस ही है। हमने पाई मॉडल, हमने अभी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल देखा, हमारे पास क्या आंसर आ रहे थे? ये हमारे पास ये, अच्छा ये याद कर लें, ज़्यादा बेहतर, आसान है याद करना। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आपके पास होगी तो उसमें ABCD पैरामीटर आपको मैट्रिक्स में याद करना थोड़ा इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको मैट्रिक्स ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर हम इस फॉर्म में याद करें। तो मैट्रिक्स में काफ़ी आसान है, मैंने आपको बताया डायगोनल एलिमेंट 7 है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मेरे साथ याद करें 1 1, और जो अब B पैरामीटर होगा वो Z होगा और C क्या होगा? 0 होगा। ये याद कर लेंगे, सही है, क्योंकि आगे यूज़ होगा, वरना आपको बार बार डेरिवेशन करनी पड़ जाएगी। न्यूमेरिकल अगर आ गया तो फिर आपको पहले, अगर आप भूल चुके होंगे तो पहले आपको डेरिवेशन करनी होगी यहाँ पर, यानी ये बनाना पड़ेगा आपको, फिर आपको इस पर केवीएल अप्लाई करना होगा। इससे बेहतर ये नहीं है आप याद कर लें, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह हमने ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल पे किया, सेम ये काम आपको किस में करना है? पाई मॉडल पे करना है। किस पे करना है? पाई मॉडल पे करना है। देखें, पाई मॉडल अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा कि आपके पास शंट ब्रांच भी आ रही होगी, कोई चीज निगलेक्ट नहीं होगी। अच्छा, सही है, अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो भैया आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बन जाएगा, सही है। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये आपका सेंडिंग एंड करंट, रिसीविंग एंड करंट, ये आपका करंट डिवाइड हो रहा है इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, ठीक है। ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज। अब यहाँ पर मैं सबसे अच्छा, मुझे अब देखें, अब मुझे क्या क्या मालूम करना है? VSIS मालूम करना है। अब अगर मुझे पाई मॉडल में VSIS मालूम करना है तो मैं सबसे पहले क्या अप्लाई करूँ? अगर मैं यहाँ पर नोडल एनालिसिस करता हूँ सबसे पहले, तो IS इज इक्वल टू IC बार, ये मेरा माउस कर सकें, IS इज इक्वल टू IC बार इज प्लस IZ। अब अगर मैं शुरू ही यहाँ से करता हूँ लेट्स सपोज, तो मैं यहाँ फंस जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं देखूं ये क्या है? कैपेसिटेंस ब्रांच, शंट ब्रांच। ये क्या है? वाई, ये एडमिटेंस है। ऑल दो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वैसे, लेकिन हम इसको एडमिटेंस में इसलिए करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। क्योंकि अगर मैं नोडल एनालिसिस करता हूँ तो आपके पास करंट के फॉर्म में वैल्यूज आ रही होती। अब क्या होगा कि अगर मैं वोल्टेज में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे V/X ही करना पड़ जाएगा। इससे बेहतर ये नहीं कि मैं इसको एडमिटेंस कंसीडर कर लूँ, इससे क्या होगा? डिनोमिनेटर जो है मेरा वो नहीं आ रहा होगा कैलकुलेशन में, तो इसको मैंने किस में कर दिया? YC में कर दिया, या इसको आप XC में भी कर सकते थे, ये XC/2 भी है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको क्या कर रहे हैं? YC/2 कर रहे हैं, ताकि ये वाला मसला मेरा हल हो जाए, ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए और V/YC करके हमें बस डायरेक्ट करंट की इक्वेशन आ रही है, जिस तरह हमारे पास V/IR में आता है। क्यों? क्योंकि आसानी है कि अब जब मैं यहाँ पर लोडर, अच्छा सबसे पहले बात तो करनी क्या है, मैं हमें VSIS मालूम करना है। सबसे पहले क्या मालूम करना चाहिए? सबसे पहले हमें VS मालूम करना चाहिए, क्योंकि VS मालूम होगा तभी आपके पास IC बार आएगा, तभी आपके पास इसके थ्रू फिर IS आएगा। मेरे पास समझ आ रही? या अभी आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप जो आपको पहले समझ आया वो कर लें। मुझे यहाँ पर समझ आया कि मैं मैश एनालिसिस करता हूँ, यानी KVL अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करते हैं, ये एक मैश है, ये एक मैश है, एक मैश है, 3 मैशेज हो गई। अप्लाई करते हैं इस पर, सही है। तो VS इज इक्वल VC बार, ठीक है, और मैश टू भी क्या होगा? VC बार इज इक्वल टू IZ मल्टीप्लाई बाय Z, क्योंकि V इज इक्वल IR, IZ मल्टीप्लाई बाय Z प्लस VC डबल बार, VC डबल बार, ये रहा। फिर मैश 3 पे अप्लाई करते हैं, तो मैश 3 पे क्या होगा? सिंपल, आपके पास VC डबल बार इज इक्वल टू VR, सही है। या अगर आप मैश नहीं भी डिफाइन करते तब भी बहुत आसान है, क्या होगा? ये VS इज इक्वल टू ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप, VR का ड्रॉप रिसीविंग साइड का,
तो सिंपल क्या कह सकता हूँ मैं, वी एस इज इक्वल टू आई जेड मल्टीप्लाई बाय, सॉरी हाँ सही है, आई जेड मल्टीप्लाई बाय जेड, क्योंकि ये मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहा था, ये कंबाइन हम इम्पीडेंस ही कंसीडर कर रहे हैं। तो आई जेड मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस वी आर, आपके वी एस की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन मसला क्या है यहाँ पर, कि मसला ये है, ये आ गई आपके पास ना, ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मसला है कि यहाँ पर हमें तो चाहिए आई आर, लेकिन ये तो है आई जेड। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर, इसको अप्लाई करेंगे नोडल, यानी नोडल एनालिसिस करेंगे इस पे। किस तरह, अब देखें यहाँ पर अगर मैं आई जेड देखूँ तो आई जेड मेरा आ रहा है और आई सी डबल बार और आई आर में स्प्लिट हो रहा है, यानी आई जेड इज इक्वल टू आई सी डबल बार आई आर। और आई सी डबल बार किसके बराबर होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इम्पीडेंस वगैरह नहीं है, तो डायरेक्ट ये वोल्टेज ड्रॉप, यानी इसका वोल्टेज ये होगा, मल्टीप्लाई बाय दिस, क्योंकि इसी का वोल्टेज यहाँ आ रहा होगा, तो इसका वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय दिस एडमिटेंस, क्या होगा किसके बराबर, आई सी डबल बार के। ये काम मैंने यहाँ किया, सही। तो आई जेड इज इक्वल टू आई सी डबल बार प्लस आई आर, और आई सी डबल बार इज इक्वल टू वी आर मल्टीप्लाई बाय वाई सी बाय 2। बस अब देखिए मेरे पास वी आर आ गया और क्या हुआ, आई आर भी आ चुका है। तो अब मैं सिंपल वहां सब्स्टिट्यूट करा दूंगा, तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, सही है, कोई मसला। चले, अब वी एस की इक्वेशन तो बन गई, अब बना लेता हूँ मैं आई आर की आई एस की इक्वेशन। अच्छा, ये मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा इसको मजीद सॉल्व किया हुआ, अच्छा सही है, सॉल्व किया हुआ है, ये सॉल्व किया हुआ है ताकि वी आर ए आ जाए मेरे पास और बी आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिल गए, इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या मॉडल कंसीडर कर रहे हैं, पाई मॉडल कंसीडर कर रहे हैं, और पाई मॉडल में हमें ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू नहीं मतलब ए की एक्सप्रेशन मिल गई, वैल्यूज तो नहीं मिली, क्योंकि वो डिपेंड करता है सर्किट क्या, नेटवर्क क्या, उसकी इंपेडेंस और एडमिटेंस क्या। तभी मैंने आपको पहले बताया था, ये एडमिटेंस और इंपेडेंस पर डिपेंड कर रहा होता है, जो आपके पास अननोन कोफिशिएंट्स होते हैं, सही। और बी भी पता चलिए आपको। अब मालूम करना है सीओडी, अब सीओडी के लिए आपको आई एस चाहिए होगा। अब आई एस कहाँ से आ रहा है, ये आ गया, आई एस इज इक्वल टू आई सी बार प्लस आई जेड। अब आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैंने आपको वी एस पहले क्यों निकलवाया, क्यों, क्योंकि आई एस अगर मैं पहले निकालता ना तो मैं फंस जाता। क्यों फंस जाता, क्योंकि यहां पर मेरे पास आ रहा है आई सी बार में वी एस वाई सी बाय 2, तो वी एस तो मुझे पहले पता ही नहीं था, अब पता है, तो अब मैं वी एस की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अच्छा, ये वी एस वी सी बाय 2 कैसे हुआ, वाई सी बाय 2 कैसे हुआ, बता देता हूँ। यहाँ कोई भी इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वोल्टेज यहाँ अपीयर हो रहा होगा, इसका वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय दिस क्या हो जाएगा, करंट, क्योंकि ये क्या एडमिटेंस है, तो वी एस मल्टीप्लाई बाय वाई सी बाय 2 किसके किसके बराबर हो जाएगा, आई सी के, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, वी एस आ रहा है, तो वी एस मुझे पहले पता नहीं था, अब पता है, तभी पहले मैंने आई एस की एक्सप्रेशन ड्राइव नहीं की, सही है। अच्छा, ये आ गया आपके पास। अब आपने सिंपल वी एस यहाँ पुट कर दिया, जो ऊपर आपके पास आया था, पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर दी, सही है। बाकी टर्म्स आपके पास वही है, आई जेड आपको पता है किसके बराबर, आई सी डबल बार प्लस आई आर, हम देख चुके हैं इसको, सही। आई सी डबल बार आपको पता है किसके बराबर, वी आर मल्टीप्लाई बाय वाई सी बाय 2 ऑफ आई आर, तो हमें चाहिए, तो डिजायर है हमारा, सही है। सॉल्व किया, एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया, एलसीएम लिया, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। यानी अब आपका वी एस की एक्सप्रेशन भी आ गई और आई एस की एक्सप्रेशन भी आ गई। तो ये उस पूरे टी मॉडल के पाई मॉडल के लिए जो अननोन कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा, और ये याद कर लें। और मैंने आपको बताया था कि डायगोनल्स में टर्म्स सेम होंगे, इससे आपका अंदाजा भी हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ठीक है, सही है। याद कर लें, ये ए है, ये बी है, ये सी और डी, ए और डी आपस में बराबर हैं, याद करें मेरे साथ दोहराएं, 1 प्लस वाई जेड बाई 2 ए इज इक्वल टू डी, बी आपका जेड है और सी के आपके पास ये इस तरह याद करें, बी आपका जेड है तो नीचे क्या हो रहा होगा, वाई, वाई प्लस जो जो वाई ऐड हो रहा है उसी का स्क्वायर ले लें, वाई स्क्वायर जेड बाई 4। ये याद मैं किस लिए करा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में यूज होगा, वरना अगर आपको याद नहीं होगा ना तो ये पूरी डेरिवेशन करनी पड़ जाएगी आपको,
क्योंकि सर ने कंफर्म नहीं किया कि फॉर्मूले गिवन होंगे नहीं। सही है। अब टी मॉडल के लिए देख लेते हैं। अब ये सही काम हमें किसके लिए करना है? टी मॉडल के लिए करना है। सही। तो टी मॉडल के लिए काम काफ़ी आसान है, क्योंकि आसान मतलब आप पहले कर चुके हैं तो अब थोड़ी मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं क्या अप्लाई करूँ? पहले मैच करूँ या केवीएल अप्लाई करूँ? यानी मैं पूछने जा रहा हूँ पहले मैं वीएस अप्लाई करूँ या पहले वीएस मालूम करूँ या आईएस मालूम करूँ? यहाँ पर सबसे पहले मुझे आईएस मालूम करना होगा, क्योंकि वीएस के केस में अगर हमने देखूँ, वीएस के केस में आपके पास आई एस जेड बाय 2 आ रहा होगा। आप इस पे अगर मैच पे केवीएल अप्लाई करें तो क्या होगा? आई एस मल्टीप्लाई बाय जेड बाय 2। आई एस पता ही नहीं आपको, तो वीएस आप मालूम कर ही नहीं सकते आई एस के बगैर। जिस तरह पाई मॉडल में आप वीएस के विदाउट यानी वीएस के बगैर आप आईएस मालूम नहीं कर सकते, लेकिन आपको पहले वीएस मालूम करना होगा, तो क्या आप आईएस मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह टी मॉडल में आपको पहले आईएस मालूम करना होगा, फिर वीएस मालूम करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है। ये रहा। तो मैंने पहले क्या कर दिया, सिंपल मैंने केसीएल अप्लाई किया और यहाँ की इक्वेशन निकाल ली। आई एस इज इक्वल टू आई सी प्लस आई आर। यहाँ पर ये करंट जा रहा होगा ना। सही। ठीक है। तो आई सी किसके बराबर है? सिंपल, इसका जो ड्रॉप होगा, देखिए वीएस तो अब ड्रॉप उसके बराबर होगा नहीं, ऑब्वियसली बीच में इंपेडेंस आ रही है, तो इसका अपना ड्रॉप कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे जो ड्रॉप आपके पास वीसी है। सही। तो वीसी मल्टीप्लाई बाय वाई करंट के बराबर होगा। सही। तो वीसी मल्टीप्लाई बाय प्लस ये क्या है? आई आर कहते हैं या आई जेड कहते हैं? आई आर कहते हैं, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये रिसीविंग साइड करंट ही है। ठीक है। आई आर कह दिया। अब आपको क्या मालूम करना है जी? आई आर तो आ गया, अब वी आर मालूम करना है। वी आर कैसे मालूम करें? आपको वीएस तो पता ही नहीं है, तो यहाँ तो केवीएल अप्लाई करना बेकार है। मैच 2 पे केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, इससे वीसी पता चल जाएगा। तो वीसी इज इक्वल टू आई आर जेड बाय 2, आई आर मल्टीप्लाई जेड बाय 2 प्लस वी आर, आई आर मल्टीप्लाई जेड बाय 2 प्लस वी आर। वीसी आ गया, पुट कर दें यहाँ पर, तो आपको आईएस की क्वेश्चन मिल जाएगी यहाँ से। सही है। अब इसी तरह आप मालूम कर लें एट मैच में। अब आपको आईएस पता चल गया, अब मैच के थ्रू आप वीएस मालूम कर लें। ठीक है। तो वीएस आप वीएस के लिए क्या किया आपने? मैच 1 पे केस वीएल अप्लाई किया और क्या हुआ आपके पास? ये वीएस इज इक्वल टू आई एस जेड बाई 2 प्लस वी सी। ठीक है। और वीसी हम पहले मालूम कर चुके हैं, ये आप पुट कर दें वहां पर। सही। पहले मतलब मैंने दोबारा मालूम करके दिखा दिया, आप नहीं करिएगा, यहीं पुट कर दिया मैंने, तो किसको सेपरेट रखना था, मैंने अप्लाई कर दिया। वीसी क्या है? आई आर जेड बाई 2 प्लस वी आर। आई आर जेड बाई 2 वी आर भी मिल गया। आई एस में पहले फाइंड आउट कर चुका हूँ, ये रहा, ये रहा, ये पुट कर दूंगा इसमें। ठीक है। ये कुछ गलत हो गया था मुझसे, ये आ गया पुट करने के बाद। थोड़ा सा इक्वेशन को आपस में देख लेगा, कंबाइन कर लेगा, जो सेम टर्म्स हैं जिसमें वी आर आ रहा होगा उनको अलग कर लें, कॉमन ले लें, तो ये टर्म आपके पास बन रही होगी। तो इसका मैट्रिक्स अगर आप देखें तो वही चीज़ है। देखें पाई टी मॉडल में भी यही था, टी मॉडल में भी यही सेम चीज़ थी। क्यों? ओ सॉरी, पाई मॉडल में आपके डायगोनल एलिमेंट सेम थे, वन प्लस वाई जेड बाई 2, 1 प्लस वाई जेड बाई 2। ठीक है। और यहाँ पर जो अब इसमें थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। टी पाई मॉडल में क्या था? यहाँ जेड जेड था और नीचे क्या था? वाई था। जेड आ चुका था तो यहाँ वाई आ गया था, तो वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड बाई 2 था। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर सी वाली टर्म वाई है और ऊपर वाली डी वाली टर्म क्या है? वाई आ चुका है, अब जेड आएगा, जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर बाई 4, मैंने 2 बोल दिया गलती से। तो ये आप याद कर लें सर, आपको एक याद हो जाएगा, दूसरा आपको वाइस वर्सा, तो डायगोनल एलिमेंट तो सेम है, आपको सिर्फ बी और सी याद रखना होगा। वहां पर सी, वहां पर बी पे क्या था? जेड था, और सी पे क्या था? वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड बाई 2। ठीक है। जो टर्म यहाँ ऐड हो रही है उसी का यहाँ स्क्वायर है, जेड बाई 4, 2 बोल दिया मैंने फिर से 4। यहाँ क्या आएगा? यहाँ बी पे आएगा जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर बाई 4 और सी पे आ जाएगा वाई। ठीक है, याद कर लें। क्यों याद कर लें? अब यहाँ पर बताता हूँ क्यों। अब ये अच्छा, मैंने डायरेक्ट होमवर्क क्वेश्चन ही ऐड कर दिया, मुझे क्लास वर्क भी ऐड करना था। खैर ये समझ आ गया। तो असल में क्लास वर्क में सर ने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए करवाया था सवाल, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाता है ना तो वो आप आसानी से कर लेंगे, गारंटी, ये सबसे मुश्किल है।
सही है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अ 3 फेज 50 हर्ट्ज 100 किलोमीटर की लाइन मौजूद है हमारे पास एज अ फॉलोइंग कांस्टेंट, यानी वही मैं बता रहा था, पैरामीटर्स का पता होना बहुत जरूरी है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तभी आप वो पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे इनके थ्रू जिनको आप यूज करते हुए नेटवर्क की एफिशिएंसी, पावर लॉस, कंडक्टर टाइप या रेगुलेशन मालूम कर सकें या पावर फैक्टर। तो ये इसके बगैर तो काम आपका होगा ही नहीं। तो क्या आप देखें जो अभी आपने ड्राइव किए हैं जो ये अननोन पैरामीटर ABCD, इनमें क्या आ रहा है, Z और Y आ रहा है, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब चीजें आ रही हैं। तो इनके बगैर तो आप तो रिलेट कर ही नहीं सकते इनपुट आउटपुट को, ठीक है। यानी अगर आपको रिसीविंग साइड पे कितना आपको सप्लाई देना है ये फाइंड आउट करना है, तो फिर आपको ना इन पैरामीटर्स का पता होना, तो आप ये समझ लें कि प्री रिक्विजिट है, तभी आप दोनों को रिलेट कर पाएंगे। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। अब अब यहाँ पर हमें ये पता है कि ट्रांसमिशन लाइन जो सप्लाई कर रहा है वो 20 मेगावाट के लोड को कर रहा है। अब इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा थ्योरी, अगर आपको पिछली समझ आ गई है अभी 30 मिनट में, तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा न्यूमेरिकल। देखिए हमें सेंडिंग साइड हमेशा मालूम करना होगा, रिसीविंग साइड पता है हमें, सही है। तो रिसीविंग साइड हमें पता है कैसे, हमें सप्लाई पता है कि जिस टूल को सप्लाई हो रहा है 20 मेगावाट का, ये PR तो हमें पता है। PR क्या है, रिसीविंग साइड पावर एट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग एट अ लाइन वोल्टेज 110 किलोवोल्ट एट रिसीविंग एंड, बिल्कुल ठीक है। यूजिंग पाई एंड टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट द सेंडिंग एंड वोल्टेज, करंट एंड पावर फैक्टर एंड वोल्टेज रेगुलेशन। सेंडिंग एंड करंट, वोल्टेज और पावर फैक्टर और रेगुलेशन में मालूम करना है, ठीक है। ये सब चीजें हमें पता है। अच्छा यहाँ पे मैं स्मॉल आर इसलिए लिखा क्योंकि ये पर लेंथ है, हमें तो इस पूरी लेंथ, ये तो पर फेस है ना, हमें इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के लिए क्या मालूम करनी है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैंने क्या किया, पहले तो मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे अगर ये पैरामीटर्स मालूम करने तो उसके लिए मुझे टोटल इम्पीडेंस पता होनी चाहिए जो पूरी लेंथ पे अप्लाई हो रही हो। तो जाहिर सी बात है ये तो पर फेस थी, पर किलोमीटर थी, 1 किलोमीटर पे कितनी आपके पास रेजिस्टेंस ये पता है। अब हमें पूरे इस 100 किलोमीटर के लिए इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं इम्पीडेंस जो मालूम करूंगा इन R और L की वजह से, R और JXL की वजह से, तो मैं क्या करूंगा उसको L से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो मैंने पहले XL मालूम किया J2/50, और ये क्या है, ये सिंपल में बस ये है इंडक्टेंस है, तो XL मिल गया, XL आ गया मेरे पास और Z भी आ गया। अब मैं सिंपल Z को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल लेंथ के लिए मुझे क्या पता चल जाएगी, इम्पीडेंस, सही। अच्छा अगर एडमिटेंस की बात करें तो एडमिटेंस आपको पता है कि 1/, अगर हम इसकी बात करें एडमिटेंस की, तो ये इसमें कंडक्टेंस और ससेप्टेंस आ रही होगी। ससेप्टेंस आपके पास क्या होती है, कैपेसिटेंस का, यानी कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो अगर आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/J2/FC होता है, तो ये क्या होगा आपके पास, J2/FC। अब ये आप पूछ सकते हैं ये तो एडमिटेंस है, इसमें आपके पास कंडक्टेंस वाला पार्ट नहीं है, तो ये गिवन भी नहीं है और होती भी नहीं है, तो वाई है, ये आपके प्योरली शंट एडमिटेंस ही है, यानी इसमें सिर्फ कैपेसिटिव वाला पार्ट होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला। लेकिन ये क्या है, सबसेप्टेंस है, तो J2/FC मल्टीप्लाई 100, सी पता है, पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, सही है। कोई मसला तो नहीं है, सॉरी। अच्छा लाजमी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर गिवन नहीं है, अगर आपके पास गिवन होता, लेट्स सपोज कंडक्टेंस भी गिवन होती, तो फिर आपको कंडक्टेंस ऐड करनी होती है, ऑब्वियसली बात है, फिर आपका कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कंडक्टेंस 0 है, तभी हमने एडमिटेंस में सिर्फ ससेप्टेंस को इंक्लूड किया है, सही है। ये आ गया आपके पास। अब मैंने क्या किया, मैंने डेटा में वो सारी चीजें मालूम कर ली जो मेरे पास मॉडल पे डिपेंड नहीं कर रही, जो जनरलाइज चीजें हैं। लेट्स सपोज मुझे रिसीविंग एंड वोल्टेज पता है, ये रहा, लाइन टू लाइन है। मैं अब देखिए सारी चीजें ना आपको पर फेस करनी है, हमने जितनी भी अभी एनालिसिस की है, चाहे वो इंडक्टेंस के लिए किया है या कैपेसिटेंस के लिए, उनको हमेशा हमने पर फेस में किया, पर फेस एनालिसिस किया अभी हमेशा हमने। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आपको पर फेस एनालिसिस करनी है, ये बात समझ आई मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको यहाँ पर पर फेस एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करना है, फेज वोल्टेज में, डिवाइड बाय √3, सही, किलो वोल्ट में। ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी इस सवाल में, मैंने इसको 6
3.508 ले लिया था, बाद में मैं ढूंढ रहा हूँ कि मिस्टेक हुई क्या, पता चला मैंने किलो ही ऐड नहीं किया था, इससे मेरा आंसर खराब आ रहा था। सही। अच्छा, यूजुअली आपकी ट्रांसमिशन लाइन बाय कनेक्टेड होती है, तो बाय कनेक्टेड में क्या होता है, फेज और लाइन करंट बराबर होते हैं, लेकिन फेज और लाइन वोल्टेज बराबर नहीं होते, √3 का फैक्टर आता है। इसमें क्या है, फेज और लाइन करंट बराबर है, कोई इशू तो नहीं। सही, ये आ गया आपके पास। यानी अब मुझे रिसीविंग एंड वोल्टेज पता है, पावर भी पता है रिसीविंग एंड पे क्या पावर आ रही है, तो क्या मैं करंट मालूम कर सकता हूँ? लाजमी कर सकता हूँ, जरूरी है, मतलब मालूम करना होगा तभी तो आप रिलेट करोगे सप्लाई करंट के साथ। तो हमने P बाय √3 VL cos थीटा कर दिया। सही, पावर फैक्टर लैगिंग केवल था। सही है, करंट ये लैगिंग पावर फैक्टर तो -25.841 एम्पियर में करंट आ गया। रिक्वायर्ड क्या किया है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, पावर फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी। टी मॉडल यूज कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो टी मॉडल ऐसा होता है मेरे पास, जैसे मैंने बताया था आपको, इन टी मॉडल वी नो डैट कि आपके पास एओडी बराबर, मैंने बताया था एओडी हमें डायगोनल बराबर होंगे, और किसके बराबर होते हैं, ये याद करना होगा आपको, तभी मैंने आपको याद कराया था, वरना आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अननोन पैरामीटर, फिर आपको पूरी डेरिवेशन दोबारा रिपीट करनी पड़ जाएगी। इससे अच्छा याद कर लें इसको, क्या होता है 1 + y/z/2। बस आप पुट, अब तो चीजें पुट करनी है आपको, कुछ भी ये y भी पता चल चुका है आपको, y आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा y आ गया, z भी पता है, अब आपको चीजें पुट करनी है इसके अंदर, ये पुट कर देंगे, a = d आ गया, c क्या है y, मैंने आपको बताया था c आपका क्या है y, b आपके पास क्या होता है, b होता है आपके पास z + z² y/4। ठीक है, तो ये पुट कर दें इसके अंदर, आंसर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है इसमें, बी भी आ गया, सी भी आ गया, सब चीज़ आपके पास आ, बस फिर आप सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट मालूम कर लें, और ये आपका टॉपिक यहाँ, मतलब टॉपिक में कुछ बचा ही नहीं है, आपने सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज मालूम कर लिए। सही है, इन वोल्टेज को आपने लाइन में कन्वर्ट कर दिया, आपने फेज में मालूम किया था, लाइन में कन्वर्ट कर दें, करंट लाइन फेज बराबर होंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, सी को मल्टीप्लाई रिसीविंग वोल्टेज, अच्छा रिसीविंग वोल्टेज फेज में रखना है, रिसीविंग करंट फेज और लाइन बराबर है तो कोई से भी रख सकते हैं। ठीक है, ये रहा वोल्टेज। अच्छा, यहाँ पर मैं सी का पैरामीटर मैंने पहले 90 ऐड नहीं किया था, तो 90 भी ऐड करना है, लाजमी है, कोई एंगल भूलेगा नहीं, वरना आंसर गलत आ जाएंगे। सी × VR + D × IR पुट कर दें, बस आपके पास सेंडिंग एंड वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, पावर फैक्टर दोनों का मालूम कर लें, दोनों के एंगल्स को माइनस करवा दें। होता क्या है कि अगर रेफरेंस ले रहे हैं ना, तो यूजली ये होता था, EM1 में हमने देखा था कि आपके पास जो वोल्टेज का एंगल 0 आ रहा होता था, तो हम कंसीडर ही करते हैं कि करंट जो है ना, इसके साथ जो एंगल है ये आपके पास थीटा यूज होता है पावर फैक्टर, नहीं, अगर रेफरेंस 0 है तब होगा, लेकिन यहाँ रेफरेंस 0 नहीं है, 2.898 है, तो यहाँ आपको दोनों के एंगल्स को माइनस करवाना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस कर दूं दोनों को, तो ये ऐड हो रहे होंगे, तो ये आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर आ रहा होगा, लैग तो के लीड के कंपैरिजन में लैग ज्यादा है, तो लैग आपके ओवरऑल पावर फैक्टर लैग कर रहा है। ये मैंने इसकी वो बनाई हुई है फेजर डायग्राम, अगर आप लोगों को देखना। सही, यानी रिसीविंग पे आपके पास इतना था, सप्लाई पे इतना आ रहा था लैग। ठीक है, सही है। अच्छा, तो सब यानी आपके पास कोई ना कोई आपके पास रिएक्टेंस की वजह से क्या हुआ, ड्रॉप आया है, तो आपके पास करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तभी आपके पास देखिए पावर फैक्टर तभी 0.942 अच्छा पावर फैक्टर है। लेट्स सपोज आप अगर आप सप्लाई वोल्टेज मालूम करें √3 VL IL cos थीटा के थ्रू, ये IL आपके पास सेंडिंग करंट होगा, ये सेंडिंग वोल्टेज है लाइन, सेंडिंग वोल्टेज है लाइन, और ये सेंडिंग करंट है लाइन, लाइन फेज बराबर ही होते हैं, और पावर फैक्टर आ गया। तो देखिए 20 मेगावाट हमारे पास रिसीविंग थी, यानी आपके पास 0.509 का क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, तो क्या cos थीटा पे पावर फैक्टर के थ्रू में पता भी चल गया, और करंट के थ्रू भी पता चल गया कि करंट रिसीविंग साइड पे ज्यादा लैग कर रहा है। ठीक है, यानी रिएक्टिव डिमांड की वजह से क्या हुआ कि आपके पास करंट पावर फैक्टर डिक्रीज हो, लेकिन फिर भी 0.94 तो आइडियली सही है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होता कि आपने जो सप्लाई किया वही लोड पे आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। लॉसेस आपके पास होते हैं, आज के लॉसेस होते हैं, वाइंडिंग्स लॉसेस होते हैं, और बहुत सारे आपके पास आ रहे होते हैं लॉसेस जो हमने पढ़े भी हैं। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस आ रहा होता है आपके पास, तो ये सारे लॉसेस आप इंक्लूड करो तब आपके पास काफी अच्छा आउटपुट पावर आ रही है 20 मेगावाट। अगर आप सप्लाई, यानी आपको सप्लाई इतनी देनी होगी तभी 20 मेगावाट आएगा, तो ये आपने डिजाइन किया। ठीक है, यानी अब इससे थोड़ा आप ज्यादा ही रेटेड का आप ट्रांसफार्मर डिजाइन करोगे, लेट्स सपोज। ठीक है, या इससे ज्यादा ही वोल्टेज आप जनरेट करवाओगे, यानी आप सेंडिंग साइड जो वोल्टेज आपके पास आया है, ठीक है,
तो रिसीविंग साइड वोल्टेज आपके पास कितने थे, 110 थे, तो आपको 120 अराउंड आपको वोल्टेज देने होंगे सेंडिंग साइड, तब आपके रिसीविंग साइड पे 110 आएंगे किलो वोल्ट। सही, ठीक है, विद लीडिंग 2.89 एंगल। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एनालिसिस होती है, इससे पता चल जाता है कि हमें क्या साइज रखना होगा अपने पीएमटी का, ताकि वो इतना लोड सप्लाई कर सके। वरना क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है, अगर हम सही से डिजाइनिंग करेंगे नहीं तो आपके पास, हमने जैसे पढ़ा कि ट्रांसफार्मर में आपके पास प्रॉब्लम क्या आ रही होती है, इसके ओवर हीटिंग हो सकती है लोड बढ़ने की वजह से, आर्मेचर करंट बढ़ने की वजह से, फेस टू फेस फॉल्ट आ सकते हैं, ओवर फ्लैक्सिंग हो सकती है। तो इस तरह के फॉल्ट आ सकते हैं अगर आप सही से क्या करोगे, सेलेक्टिविटी अपनी नहीं रखोगे। समझ आई मेरी बात? अच्छा, इसके बाद एफिशिएंसी है पी आर बाय पी एस, यानी रिसीविंग आउटपुट बाय इनपुट ना। ठीक है, तो ये 97.280 एक्यूरेट है, अच्छा है, अच्छी एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि वोल्टेज रेगुलेशन मुझे मालूम करना था, अब ये जो मॉडल जो मेरे पास है, ये टी मॉडल है, यानी टी मॉडल में अगर देखो तो कभी भी आउटपुट मेरे पास जीरो नहीं होगा, शंट ब्रांच मौजूद है। शॉर्ट मॉडल में क्या था, शॉर्ट मॉडल में यह था कि अगर मैं लोड को ओपन कर देता हूं, अगर मैं अपना लोड, ये रहा, ये पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने, ये रहा, अगर मैं अपना लोड ओपन कर देता हूं तो जो वीएस है वही वीआर होगा। ठीक है, यानी अगर मुझे वोल्टेज रेगुलेशन मालूम करनी है तो नो लोड के केस में क्या होगी वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन किसके अराउंड मालूम करोगे आप, जहां आपने लिखा भी था हमने वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, ये रहा, नो लोड फुल लोड डिवाइड बाय नो लोड। अब अगर नो लोड मालूम करना है, इसका लोड है ही नहीं, तो शॉर्ट मॉडल में तो बहुत आसान है, नो लोड नहीं है तो वीएस वही होगा वीआर के बराबर। लेकिन टी और पाई मॉडल में नो लोड का मतलब नो लोड नहीं है, कुछ ना कुछ शंट कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई बर्डन कनेक्ट हुआ हुआ है। सही है, तो उस केस में वीएस वीआर के बराबर नहीं होगा। तो यहां पर आपको किस तरह मालूम करना होगा नो लोड पे रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये बताता हूं। ये आप किस तरह मालूम करोगे, लेट्स सपोज टी मॉडल यूज कर रहे थे ना, टी मॉडल में आपके पास लोड, अच्छा लोड जीरो हो भी नहीं सकता, देखें लोड जीरो इस वजह से नहीं हो सकता, यहाँ देखें लोड कुछ ना कुछ लोड यहाँ पर क्या है, कनेक्ट है। तो अगर मैं इसको जीरो भी कर देता हूँ साइड पे, तो तब भी पाथ मेरा ओपन नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल वो हम इस इक्वेशन का फायदा लेंगे। लेट्स सपोज नो लोड है, नो लोड का मतलब कि रिसीविंग एंड पे जो करंट है वो तो जीरो है, तो यहां से मैं रिलेशन मालूम कर सकता हूं। तो कि ए तो मेरे पास फाइंड आउट हो चुका है, ए मुझे पता चल चुका है, मैं मालूम कर चुका हूं ए, ये रहा। ठीक है, और मुझे सप्लाई वोल्टेज भी पता है, मैंने मालूम कर ली। तो अब मैं नो लोड वोल्टेज यहां से मालूम कर सकता हूँ, आई आर को जीरो रखकर। तो यही काम मैंने किया, वी एस बाई ए किया, यानी वी एस इज ए वी आर व्हेन देयर इज नो लोड, आई आर इज इक्वल टू जीरो, तो वी आर इज इक्वल टू वी एस बाई ए। वी एस बाई ए यहाँ पुट कर देंगे, वी आर फुल लोड, फुल लोड तो मुझे पता है 110 था, नहीं 110 तो इसमें था, लाइन टू लाइन में था, फेस में कितना था 63.508 किलो था। ठीक है, तो यहां से पहले मैंने मालूम किया वी आर नो लोड, वी आर नो लोड इज इक्वल टू नथिंग, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वी आर, ये वी आर है आपके पास, इज इक्वल टू, सही, वी आर इज इक्वल टू वी एस बाय ए, नो लोड, वी आर नो लोड, ये एन नो लोड पे, नो लोड, मैंने एल बनाने की कोशिश की है इसको, नो लोड है, सही है। तो नो लोड का वोल्टेज मुझे पता चल गया, फुल लोड तो मुझे पता है गिवन था 110 किलो वोल्ट डिवाइड बाय √3 कर दूंगा, डिवाइड बाय फुल लोड, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन में बस आएंगे। अब सिंपल अगर मैं पाया मॉडल यूज करता हूँ, ये भी कभी भी नो लोड नहीं होगा, इसका मतलब इसका वोल्टेज रेगुलेशन में जो वी आर होगा वो भी आपको वी एस बाई ए के थ्रू मालूम करना होगा। ठीक है, इसमें पाया मॉडल में आसानी है कि एक दो पैरामीटर आपके इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने बताया था दोनों पाया मॉडल में जब हमने अननोन कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाया था उसमें ए और डी बराबर ही थे तो आपस में, यानी पाया मॉडल में जो ए और डी थे वो 1 प्लस वाई जेड थे, और टी मॉडल में भी 1 प्लस वाई जेड थे। तो 1 प्लस वाई जेड के लिए हम सॉल्व कर चुके हैं, याद आंसर आ चुका है। अब बी के लिए हम सॉल्व कर ले, तो बी आपका किसके बराबर था, जेड के, जेड आ गया आपके पास गिवन था। सी आपके पास वाई प्लस, मैंने बताया था सी क्या होगा, वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड बाय 4,
पुट कर दिया आपने, सॉल्व कर लिया। वही आपने वी एस मालूम किया, पुट करने के बाद आई एस मालूम किया, कॉस थीटा मालूम किया, सेम ही आंसर आएंगे क्योंकि दोनों मॉडल यूज करो आप, आंसर अप्रॉक्स सेम ही आएंगे। ठीक है, तो क्या आप मॉडल को भी यूज करो तो शायद से बात है स्टैंडिंग एंड वोल्टेज तो चेंज नहीं होंगे ना, आपने जो कॉन्फ़िगरेशन है मॉडल के वो चेंज किया है, लेकिन आंसर तो सेम ही आएंगे। तो ये वेरिफिकेशन भी हो सकती है, दोनों मॉडल के आंसर सेम आने चाहिए। सही है, ये आ गया आपके पास। ये तो इसकी वो डायग्राम है, देखें वही आई एस लैग कर रहा है -16.651, लेकिन रिएक्टिव लोड की वजह से क्या हुआ, करंट ज़्यादा लैग कर रहा है रिसीविंग साइड पे, वाइल वोल्टेज जीरो है रेफरेंस पे और सेंडिंग साइड पे लीड पे था वोल्टेज। सही, या मैंने सेंडिंग साइड पावर मालूम कर दी, कितनी आ रही 20.562, उसमें 20.552 आ रही थी, ये ज़्यादा, तभी मैंने आपको बोला था कि पी और टी मॉडल में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से टी मॉडल भी आसान है, लेकिन देखें दोनों बराबर ही हैं, मतलब किसी को प्रेफर नहीं कर सकते। पेपर में अगर टी मॉडल मेंशन हो टी मॉडल से लाजमी करना होगा, पाया मेंशन हो पाया करना होगा, नहीं मेंशन हो तो फिर आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, दोनों यूज़ हो सकते हैं। सही है, ज़्यादा प्रेफरेबल टी मॉडल ही होता है। सही है, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में पाई मॉडल यूज़ होता है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी फिर से। अच्छा, ये कैसा आया 3, यहाँ आप √3 VL करते थे, मैंने यहाँ VL कैलकुलेट किया नहीं था असल में, मैंने सिर्फ VS कैलकुलेट किया था, तो मैंने VS यूज़ कर लिया, नहीं मैंने फेज वोल्टेज ही यूज़ कर लिया, और IS में फेज और लाइन करंट दोनों है। तो ये आ गया कॉस थीटा, मुझे पता चल गया था कॉस थीटा ये रहा, थीटा 1 माइनस थीटा वो सेम ही आ रहा है, ऑलमोस्ट 0.9 ही आ रहा है दोस्तों भी। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन भी मालूम कर लिया और यहाँ से एफिशिएंसी मालूम की और वोल्टेज रेगुलेशन मालूम कर लिया, सेम ही आंसर आ रहे हैं ऑलमोस्ट। ये 5.425 था, वो कितना था मेरे पास 5.413। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर ईपीटी का पूरे वीक का रिवीजन। तो आगे हम एग्जैक्ट मॉडल भी देखेंगे किस तरह करना है। फिलहाल के लिए आज का वीक ही खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।